नमस्कार आप सभी के लिए। तो चलिए आज का एडिटोरियल के साथ शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो स्टार्ट करते हैं। किस बारे में है, अगर आपको ये जानने की आकांक्षा है, आशा है, तो अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, ये उनके बारे में। क्या नाम है उनका? इनका नाम है मिस्टर बेनेट। और पूरा नाम क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये इनकी फ़ोटो है। तो ये बहुत अच्छा एडिटोरियल होने वाला है। आप विश्वास मानिए, अगर आप थोड़े से इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखते हैं, तो कैसे चीज़ें बदलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस एडिटोरियल में जानने को मिलेगा। और नो डाउट अगर आप लर्न करने के भाव से यहाँ पर हो तो वो फ़ायदेमंद है ही। हर एक एडिटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो तो आप देखिए। और अगर इनमें से किसी भी श्रेणी में आप नहीं आते हैं, तब आपके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी यूट्यूब के गुणधर्म है, जो मतलब रूल्स रेगुलेशन है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ आप अगर बताइए आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का अगर स्क्रीनशॉट चाहिए या PDF वर्जन चाहिए, तो वहाँ पे भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इज आउट एंड इजराइल हैज गॉन गवर्नमेंट विदाउट हिम आफ्टर 12 ईयर। तो सबसे पहले इसके शीर्षक को ध्यान दे ले। एजेंट ऑफ चेंज एंड न्यू चैप्टर इन इजराइल्स पॉलिटिक्स। एक ऐसा एजेंट, मतलब जो नए प्रधानमंत्री हैं, इनको ये बोल रहे हैं, जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं क्या कि एजेंट्स ऑफ चेंज, मतलब ये किस चीज़ के एजेंट बनकर आए हैं? इजरायली पॉलिटिक्स में चेंज करने के, नए चैप्टर शुरुआत करने का, इजराइल के अंदर नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। तो वही है। बेंजामिन नेतन्याहू पावर से बाहर हो गए हैं। कितने साल बाद? 12 साल बाद पावर से बाहर हो गए हैं। और ये पहली बार है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बगैर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। द न्यू गवर्नमेंट हैज कोवेल्ड टुगेदर a very unexpected coalition of 8 political party led by the Naftali Bennett, who is head of the smallest segment of the coalition। तो जो नई पार्टी बनी है या नई सरकार बनी है, वहाँ पर वो किसके द्वारा लीड की जा रही है? नेफ्ताली बेनेट के द्वारा, जो ये आपको इस पर्टिकुलर चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और समझने वाली बात ये है कि ये 8 पार्टियों के संयोग से इनकी सरकार बनी है। और ये किस पार्टी के वो हैं? तो ये सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टी है उसके लीडर हैं। तो आप समझो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टी के लीडर बने, ना कि सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी के लीडर। विथ ओनली 6 सीट ऑफ हिज फॉर राइट पार्टी। फॉर राइट मतलब बहुत दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं। दक्षिणपंथी, वामपंथी अगर ना जानते हो तो वो कहीं हम और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये फॉर राइट विंग पार्टी के लीडर हैं, और ये फिर भी बने वहाँ पर। यामिना मिस्टर बेनेट हैज सरप्राइज्ड all by preventing two things: Netanyahu's hold on power and fifth national election that most Israeli feared coming to their way। तो यहाँ पर मिस्टर बेनेट, या जो बने हैं अभी, इन मिस्टर बेनेट ने सरप्राइज कर दिया सभी को। किस किस? 2 चीज़ों से। सबसे पहला ये कि नेतन्याहू को जो पावर फिर से मिलनी थी, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव में भंग मतलब किसी को एक प्रॉपर बहुमत मिला नहीं, तो फिर से चुनाव होते, नो डाउट। तो उन्होंने एकदम सरप्राइज कर दिया कि सबसे पहले तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनको पावर से अलग कर दिया, नेशनल पॉलिटिक्स से। और दूसरा कि जो इजरायली पीपल डर रहे थे कि इन 2 सालों में जो 4 बार इलेक्शन हो गए तो 5th बार इलेक्शन ना हो, तो उस चीज़ को भी इन्होंने क्या कर दिया? कम किया या ख़त्म कर दिया। इट इज़ येर लेपिड, Israel's new foreign minister and the prime minister in waiting, who is the key architect of the coalition। तो यहाँ पर येर लेपिड, ये एक इजराइल के नए विदेश मंत्री हैं। इन्होंने ही पूरी की पूरी इस 8 पार्टियों को साथ में लाने का काम किया, और इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया। और आज वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ की सरकार से अलग हो गए या पावर से अलग हो गए। मिस्टर बेनेट एक्नॉलेज्ड हिम इन हिज फर्स्ट स्पीच। और मिस्टर बेनेट जो वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज मतलब माना भी कि भाई किसने? येर लेपिड ने ही इस गवर्नमेंट को या 8 पार्टियों को साथ लेके सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इन इट के तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा मिस्टर बेनेट ने लेपिड के बारे में? इन द
नीसेट by saying that Mr. Lapid shows national responsibility। तो उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर लेपिड हैं, उन्होंने अपनी दिखाई है राष्ट्रीय जिम्मेदारी को दिखाया है, पॉलिटिकल जेनरोसिटी को दिखाया है, एंड विदाउट whom we would not be here today, और उनके बगैर हम यहाँ पर नहीं हो सकते थे। Under the coalition deal, Mr. Bennett will be Prime Minister for first 2 years, followed by the Mr. Lapid for the remaining 2। और जो कोalition हुआ है उसमें ये निर्धारित किया गया है कि मिस्टर बेनेट 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद जो मिस्टर लेपिड हैं, यार लेपिड, वो अगले 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। While there are not many who predict that this coalition will last that long, that very strange union is still welcome change in Israeli politics after the 4 national election is less than 2 years। तो किसी ने भी ये आशा नहीं की थी कि इस प्रकार से 8 पार्टियां जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं वो 4 इलेक्शन के बाद इस प्रकार से कोalition गठित कर लेंगी और अपनी सरकार बना लेंगी। The 8 party do not have any ideological coherence but the single agenda to keep Mr. Netanyahu out of power। तो यहाँ पर जितनी भी 8 पार्टियां हैं उनका वैचारिक रूप से वो अलग अलग हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, विरोधी मतलब राजनीतिक रूप से भी हैं और वैचारिक रूप से भी हैं, लेकिन उनका एक ही एजेंडा था कि नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को पावर से अलग करना। इन द शॉर्ट रन, छोटे रन में मतलब अभी के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को क्या करना, अलग करना। एंड टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द कंसेंसस बिल्डिंग इन द लॉन्ग रन। और लंबे समय में उनका ये मतलब था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जाए और सबकी सहमति से ही जो सरकार है वो बनाई जाए। डाइवर्स टीम, अब यहाँ की इनकी क्या है, डाइवर्स टीम है। डाइवर्स सीधी सी बात है, 8 अलग अलग पार्टियां हैं तो डाइवर्स टीम तो होगी ही। व्हाट मेक दिस कोalition यूनिक एज मच इज फ्रेजाइल इट इज फैक्ट दैट फाइट ईच अदर ऑन मोस्ट एसेंशियल मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर ये जो कोalition है जितना नाजुक है उतना ही एक इकलौता या यूनिक भी है। क्यों है, क्योंकि एसेंशियल मैटर्स पर जो है वो क्या है, फिर दे फाइट ईच अदर ऑन द मोस्ट एसेंशियल मैटर, क्योंकि ये कई ऐसे प्रमुख मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ते हैं। येट द फाइट अगेंस्ट मिस्टर नेतन्याहू हैज गिवन द इजरायली पीपल द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और यहाँ पर नेतन्याहू के विरुद्ध होना या नेतन्याहू को सत्ता से अलग करने के जो इनकी नीति है उसने इनके लिए क्या किया कि इजरायली पीपल को अलग अलग डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट पार्टी के उनको रिप्रेजेंटेटिव मिल गए इजरायली जनता को। द कोalition हैज 3 राइट विंग पार्टी, कोalition में 3 राइट विंग पार्टी हैं, 2 सेंट्रिक पार्टी हैं जो न राइट विंग है जो न लेफ्ट विंग है, और 2 लेफ्ट विंग पार्टी हैं, और साथ ही साथ 1 अरब पार्टी है। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई। वुमेन लीडर हैव डन वेल टू, जो महिला नेता हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। कंप्राइजिंग 9 मिनिस्टर आउट ऑफ द टोटल 27 मिनिस्टर, तो 27 मंत्रियों में से 9 जो मंत्री हैं वो महिलाएं हैं। इट इज द रिमार्केबल फ्रॉम द जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू एज इजराइल लाइक मोस्ट अदर नेशन स्टेट इन मेल डोमिनेटेड। तो यहाँ पर ये एक जेंडर के हिसाब से, जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अदर स्टेट मतलब दूसरे देशों में जहां देखो कि मेल डोमिनेटेड मतलब लोगों आदमियों के द्वारा डोमिनेटेड सत्ता रहती है या पावर रहता है, वहां पर 9 मंत्रियों का होना ये बहुत बड़ी बात है, 9 महिला मंत्रियों का। There is no religious party in the coalition, but Mr. Bennett is a religious individual, unlike Mr. Netanyahu। तो यहाँ पर रिलीजियस पार्टी तो कोई नहीं है, लेकिन जो मिस्टर बेनेट हैं वो एक रिलीजियस मैन है, इंडिविजुअल। अनलाइक मिस्टर नेतन्याहू, ही आल्सो द फर्स्ट वियरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो नेतन्याहू ने कभी कैप नहीं पहनी, ये देखो ये कैप जो ये सर पर चढ़ा रखी है ना, छोटी सी ये कपड़ा रखा है, इसको ये बोलते हैं स्कल कैप। यहूदी लोगों का कुछ रहता होगा, उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लोग पहनते हैं, तो ये स्कल कैप इन्होंने, तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्कल कैप पहनी अपने सिर पर, लेकिन नेतन्याहू ने कभी नहीं पहनी। तो अनलाइक मिस्टर नेतन्याहू, ही ऑल्सो फर्स्ट किप्पा बियरिंग प्राइम मिनिस्टर, किप्पा बोलते हैं उसके लिए, स्कल कैप बोला जाता है। द पॉलिटिकल स्टेलमेट इज ओवर फॉर द टाइम बीइंग, और जो पॉलिटिकल स्टेलमेट है वो ओवर हो जाता है टाइम के साथ। एंड मिस्टर नेतन्याहू इज नॉट द
किंग बीबी ऑफ इजरायली आफ्टर ऑल। तो यहाँ पर अब जो मिस्टर नेतन्याहू है तो वो सीधी सी बात है, उनका कोई अब उतना पावर गेन करने का कोई वो रह नहीं गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के पास ज़्यादा इतनी कुछ मेजोरिटी है नहीं, तो वो अब किंग बीबी नहीं रहे इजराइल की पॉलिटिक्स में। ही हैज़ बीन आउटडन बाय द फॉर राइट पॉलिटिकल लीडर who were once the loyal aide, they include मिस्टर बेनेट। तो ये किसके द्वारा किया गया? उन्हीं के द्वारा जो लॉयल थे मिस्टर नेतन्याहू के एक समय में, फॉर राइट विंग मतलब धुर दक्षिण पंथी विचारधारा वाले लोग, जिसमें मिस्टर बेनेट भी थे और मिस्टर लेपिड भी थे, एंड एविडोर लिबरमैन ये भी थे। तो ये तीन लोग जो नेतन्याहू को सहायक थे, उन्होंने ही ये सब कारनामा कर दिखाया। What make the new government unprecedented? It is fact that far right, in order to fight its mentor Mr. Netanyahu, walked up to the left party as well as the Arab Israel Islamist party of मंसूर अब्बास। तो इससे क्या किया? तो कि मिस्टर नेतन्याहू से लड़ने के लिए, जो उनके मेंटर थे उनसे लड़ने के लिए ये कहाँ चली गई? जो अरब पार्टी थी वहां पर भी चली गई, लेफ्ट पार्टी भी चली के पास भी चले गए ये लोग, और उसी के बाद इन सभी का गठजोड़ होकर इन्होंने क्या बनाई? सरकार बनाई। वाइल इजराइल इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मिलिट्रली कैपेबल स्टेट, इजराइल नो डाउट एक बहुत ही सक्षम और ताकतवर राष्ट्र है मिलिट्री के हिसाब से देखा जाए। इट इज ऑल्सो डीपली डिवाइडेड एज सोसाइटी विथ टू मैनी फंडामेंटल फ्रिक्शंस, और ये कई सोसाइटी में भी डिवाइड है जिनके आधारभूत जो सिद्धांत है वो बहुत अलग अलग हैं। ज्यूइश पॉपुलेशन है, लेकिन वो क्या है? आधारभूत रूप से अलग अलग है। कोई लेफ्ट विंग है, कोई राइट विंग है, कोई सेंट्रिक विचारधारा वाला है। तो ज्यूइश होते हुए भी वो अलग अलग है। Therefore, diverse and different ideological group in this government can help in enabling political stability and inner social coordination। तो यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव होना, इनका कहना है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देगा और साथ ही साथ सोशल सामाजिक रूप से संभाव वाली या सामाजिक रूप से एक दूसरे को मिलाने का काम भी करेगा। The role of one Arab party is government is much needed assurance for the otherwise marginalized and stigmatized Israeli Arab minority। और जो अरब पार्टी है उसको रिप्रेजेंटेशन देना ये शो करेगा कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं अरब लोग, उनके अधिकारों की सुरक्षा और जो मार्जिनलाइज्ड कर दिए गए हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। The challenge ahead is to satisfy each party's core ideological interest but not at the cost of other। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर एक पार्टी के अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडे को सपोर्ट करना या उनको फुलफिल करना, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि दूसरे समाज या दूसरे लोगों की का दमन करके किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनके अधिकारों को देना या उनकी भावनाओं को शांत करना। ये दूसरे मतलब सीधी सी बात है, दूसरों को नुकसान पहुंचा के किसी का भला नहीं किया जाएगा। सो दैट द फिकल यूनिटी कैन लॉस्ट, और इसी प्रकार से ये यूनिटी रह सकती है। इट डिमांड कंप्रोमाइज रिकंसिलिएशन, और इससे क्या होगा कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हर एक लोग को, हर एक समाज को रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर, दूसरों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। एंटी नेतन्याहू सेंटिमेंट इज पाइवेटल दस फॉर एंड दिस विल बी द ग्लू। तो यहाँ पर एंटी नेतन्याहू मतलब नेतन्याहू को हटाना है, ये वाला सेंटिमेंट ने इन आठों पार्टियों के बिटवीन एक ग्लू का काम किया, मतलब चिपकाने वाले पदार्थ का काम किया, एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। बट constructive and long-lasting common minimum program is what the Israeli democracy is striving for after a battered past। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की दरकार है जो कि एक इजराइल की डेमोक्रेसी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए अच्छा हो। तो उस चीज़ की अभी वर्तमान में ज़रूरत है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो लाया जाए। चेंज ऑफ द लीडरशिप, मिस्टर बेनेट वॉज बोर्न एंड रेज्ड बाय अमेरिकन इमिग्रेंट पेरेंट। तो मिस्टर बेनेट का जन्म और जो पालन है वो किसने किया? एक अमेरिकन इमिग्रेंट पेरेंट ने किया। वो मूव्ड इजराइल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर द 1967 बार, जो 1967 में अमेरिका से इजराइल आ गए थे।
1967 में आपको मालूम होगा कि इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ था। ही इज द फॉर्मर कमांडो ऑफ आर्मीज मोस्ट प्रेस्टिजियस कमांडो यूनिट। और मिस्टर वेनेट जो हैं वो कमांडो यूनिट के वो भी मतलब उसके सदस्य भी रह चुके हैं। उसका नाम क्या था? सैरेट मटकाल। द वन दैट नेतन्याहू यूज्ड टू बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, जिसके बारे में नेतन्याहू भी खुद कहते थे कि हम भी उसी कमांडो फोर्स के हिस्सा रह चुके हैं। मिस्टर वेनेट मेड हिज वे टू एक्टिव पॉलिटिक्स इन आफ्टरमेथ ऑफ द लेबनान वॉर 2006। तो लेबनान वॉर 2006 के बाद मिस्टर वेनेट ने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की, और उसके जो परिणाम हुए उसके बाद से ही वो पॉलिटिकली रूप से एक्टिव हुए। थ्रू रिलीजियस ही इज नॉट द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। और अगर रिलीजियसली भी अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने बिगिनिंग में कहा था कि ये एक रिलीजियस लीडर है, तो ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नहीं है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इन द सेंस कि बिल्कुल कि रिलीजियस सेंटिमेंट को ही मानना है, उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है, चाहे किसी भी कीमत में हो। सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं को फॉलो करना है। तो ये ऐसे भी नहीं है, मतलब ये लिक्विड नेचर के हैं। ही इज द सेल्फ मेड मिलेनियर हु हैड ग्रेटली सक्सेसफुल हाई टेक कैरियर। और ये खुद के ही बनाए हुए मिलेनियर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके परदादाओं से इनको कोई संपत्ति मिली हो, और ये हाई टेक कैरियर इन्होंने अपने बनाया है। इन शॉर्ट ही इज द पोस्टर बॉय फॉर द स्टार्टअप नेशन। और अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो इजराइल का जो स्टार्टअप नेशन वाला जो तमगा है उसके ये पोस्टर बॉय है। एज अ फ्री स्पिरिटेड एंटरप्रेन्योर ही हैज अ astonishing ability to take risk and can be called politically audacious leader। audacious की आप मीनिंग हमें कमेंट करके बताएं। लीडर, तो यहाँ पर ये फ्री स्पिरिट वाले जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब बिजनेसमैन, ये उस टाइप के बिजनेसमैन हैं, और इनके पास एबिलिटी है कि ये रिस्क लें, और उस रिस्क को मतलब रिस्क लेने की एबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के जो मतलब वोकैब के जो हैं आपको कमेंट में करना है, अगर आप लास्ट तक सुन रहे होंगे तो। सबसे पहला है ये ऑडेसियस। ही वॉज मिस्टर नेतन्याहू लॉयल मैन फॉर लॉन्ग एंड सर्व अंडर हिम एज अ डिफेंस एंड एजुकेशन मिनिस्टर, एंड इन दोज ईयर ही डेमोक्रेटेड। और ये मतलब मिस्टर नेतन्याहू के लॉयल मैन रहे हैं फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। सर्व अंडर हिम इज डिफेंस एंड एजुकेशन मिनिस्टर एंड इन दोज ईयर, और उस समय इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल अदा किया है नेतन्याहू जी की गवर्नमेंट में। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज फॉर राइट इंक्लिनेशन विदाउट एनी क्वाल्म सच एज एडवोकेसी फॉर सेटलमेंट्स अनेक्सेशन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक। और इन्होंने अपना जो धुर दक्षिणपंथी विचारधारा है उसको बिल्कुल इन्होंने खुले तौर पर इन्होंने जग जाहिर किया है, और इन्होंने कहा भी है कि एडवोकेसी मतलब उन्होंने समर्थन किया किस चीज़ का, कि वेस्ट बैंक को आप हत्या लो, ज्यूइश रिलीजन एंड इट्स मेजर रोल इन इजरायली सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, और कि ज्यूइश रिलीजन को बढ़ावा दिया, वेस्ट बैंक को आप अनेक्स कर लो, क्योंकि ये इजरायली पॉलिटिक्स और इजरायली सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो मतलब ये खुले तौर पर इन्होंने अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा को ओपनली बोला है। हाउएवर व्हाइल ही स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ मिस्टर नेतन्याहू, और जबकि ये जब स्ट्रगल कर रहे थे कि नेतन्याहू के शैडो मतलब नेतन्याहू के जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर आया जाए, ही ट्रांसफर हिमसेल्फ एज अ फ्लेक्सिबल एंड नेगोशिएबल पॉलिटिकल विथ वॉज क्लियर व्हेन ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच एंड सेड। तो इन्होंने जब ये नेतन्याहू के शैडो से बाहर आ रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल ये खुद के लिए एक ऐसा मतलब पॉलिटिशियन बनाया जो हर तरफ फ्लेक्सिबल है। इसीलिए इन्होंने नेगोशिएट किया है इतनी अलग अलग पार्टी के साथ। और इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में कहा कि ट्वाइस इन हिस्ट्री में दोबारा ये हो रहा है, वी हैव लॉस्ट आवर नेशनल होम प्रिसाइजली बिकॉज द लीडर ऑफ जनरेशन। मतलब दो बार ये इतिहास में 2 बार हुआ है कि हमें अपने नेशनल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे जो लीडर थे वर नॉट एबल टू सिट विद वन अनदर एंड कंप्रोमाइज।
तो हमारे जो लीडर थे वो दूसरों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे और कंप्रोमाइज करना नहीं जानते थे, इसीलिए हमें 2 बार अपनी राष्ट्रीयता को खोना पड़ा। ईच वॉज राइट येट विथ ऑल अदर बीइंग राइट, दे बर्न द हाउस डाउन ऑन टॉप ऑफ अस। तो यहाँ पर प्रत्येक चीजें सही थी, जैसे कि वो राइट विंग के थे तो वो सही थी, दे बर्न द हाउस डाउन ऑन टॉप ऑफ अस। I am proud of the ability to sit together with people with very different view than mine। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये बड़ा मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे लोगों के साथ बैठना कि जो जिनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इनसे अलग है। It is going to be intriguing how the conduct himself with the other in coalition and revisit some of his core ideological belief and assumptions। तो ये बड़ा एक पेचीदा वाली बात है या एक अजीब भी समझ में आता है कि कैसे मतलब इतने फॉर राइट वाले होकर भी इन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को फिर से रिविजिट किया मतलब फिर से मतलब उनकी परिभाषा को चेंज किया और मतलब कॉयलेशन हो गया तो इनके सुर बदल गए इन द सेंस। ये आप शॉर्ट में समझ सकते हो। द वर्ल्ड वाचेस तो मतलब पूरा का पूरा विश्व देख रहा है। इजरायली फॉरेन पॉलिसी इज प्राइम मिनिस्टर ड्रिवन। तो इजराइल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्राइम मिनिस्टर ड्रिवन ही होती है, मतलब वो ये निर्धारित होता है कि जो प्रधानमंत्री बना वो उसी की विचारधारा के अनुसार ही उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी। सो द वर्ल्ड अवेट टू सी हाउ द न्यू लीडर विल आउटसाइड इजराइल। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इजराइल पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन रखेगा। He has not given many hint about his foreign policy agenda except that he will work to cement Israel's special relationship with United States। तो यहाँ पर उसने किसी भी प्रकार की कोई हिंट नहीं दी है कि वो वर्ल्ड के साथ कैसा व्यवहार करेगा। सिर्फ एक और एक चीज़ उसने हिंट दी है कि वो यूनाइटेड स्टेट के साथ मतलब अमेरिका के साथ अच्छे व्यवहार करेगा और संबंध और प्रगाढ़ करेगा। एंड दैट ही इज़ ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद ईरान। और ये जो नए प्रधानमंत्री हैं वो ईरान के साथ भी जो डील करने के लिए हैं वो बहुत पहले से अच्छे से प्रिपेयर्ड है, फॉर्मली एंड एग्रेसिवली लाइक हिज मेंटर मिस्टर नेतन्याहू। उसी प्रकार से जैसे मिस्टर नेतन्याहू ईरान के साथ व्यवहार करते थे ये भी उसी हिसाब से व्यवहार करने के लिए तैयार है। एज फार एज हमास इज कंसर्न, और अगर हमास के बारे में बात की जाए तो ही इज लाइकली टू लीव दैट ऑन डिफेंस मिनिस्टर as he think it is a security issue and not a political question। तो हमास के इशू को भी देखकर ये लगता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर पर छोड़ना चाहते हो हमास वाले मुद्दे को, क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से कहा कि ये एक सिक्योरिटी इशू है, कोई पॉलिटिकल इशू क्वेश्चन नहीं है। तो ये इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं और कैसे इन्होंने अपने फॉर राइट विंग होते हुए भी अपने पूरे के पूरे सिद्धांतों को कैसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया। तो यही आज का एडिटोरियल था। सो थैंक यू फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी मतलब वोकैब में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं उसका आंसर वहाँ पर आपको कर दूंगा। थैंक यू।